हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की। डिस्कस करेंगे मेडाइवल सोसाइटी की, हिंदी में जिसे कहते हैं मध्ययुगीन समाज। आज हम पढ़ेंगे यूनिट थ्री हमारी है मध्यकालीन चीन। यूनिट थ्री का चैप्टर 5 है, वो है वंशवादी परिवर्तन, कन्फ्यूसीवाद और बदलते राज्य विचारधारा। टोटल 2 पार्ट है यूनिट थ्री में भी। इसके बाद आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाती है। सिलेबस आप एक बार ज़रूर मैच कर लीजिए। यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 5। यूनिट 3 हमारी मध्यकालीन चीन है, यानी बेसिकली दोनों चैप्टर जो है वो मध्यकालीन चीन पर आधारित है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, परिचय की बात कर लेते हैं इस पार्ट के। तो देखिए, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जिस प्रकार भारत की सभ्यता है, ठीक है, यूरोप की सभ्यता है, उसी प्रकार चीन की सभ्यता भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इसका जो इतिहास है वो लगभग 4000 वर्ष पुराना इतिहास है, लिखित इतिहास। यानी इसके जो साक्ष्य मिले हैं हमें चीन के इतिहास के, वो लिखित साक्ष्य मिले हैं। और लगभग 4000 वर्ष पुराना जो है इसका लिखित इतिहास जो है वो मौजूद है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ग्रंथ और पुरातन संस्कृति के अवशेष जो है वो पाए गए हैं लिखित रूप में, जिससे पता चलता है कि जो चीन की सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। दुनिया के अन्य राष्ट्रों के सामान, यानी कि दुनिया के जो अन्य राष्ट्र थे उस समय में, जैसे यूरोप था, ठीक है, भारत था, इसी प्रकार जो एशिया था, इसी प्रकार से क्या था, चीनी राष्ट्र भी अपने विकास के दौरान कई राजवंशों को इन्होंने देखा, ठीक है, दास समाज को इन्होंने देखा और सामंती समाज को भी इन्होंने देखा। यानी इन सभी कालों से जो है ये चीनी सभ्यता भी गुजर चुकी है। जिस प्रकार यूरोप गुजरा था, जिस प्रकार एशिया गुजरा था, इसी प्रकार चीन भी इन सभी चीज़ों को देख चुका है। वंशवादी परिवर्तन की बात करें तो जिस प्रकार मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्म ने अपनी जड़ें जमाई थी, उसी प्रकार उसी समय समकालीन, यानी समकालीन का मतलब होता है उसी समय चीन में बौद्ध धर्म ने अपनी पकड़ बनाई थी। यानी जिस प्रकार यूरोप में ईसाई धर्म पॉपुलर हुआ था ना बाइजेंटाइन साम्राज्य के दौरान, इसी प्रकार से चीन में बौद्ध धर्म ने अपनी पकड़ जो है बनाई थी और इसका विकास हुआ था। हालांकि सांस्कृतिक जीवन जो था वो पश्चिमी यूरोप की तरह अस्त व्यस्त यहाँ का नहीं था। यानी जिस प्रकार पश्चिमी यूरोप का जीवन अस्त व्यस्त था, ठीक है, जैसे वहाँ पे खाना बदोश जनजातियाँ थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती रहती थी, तो जीवन अस्त व्यस्त था। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो जीवन था वो इतना अस्त व्यस्त नहीं था। अस्त व्यस्त तो यहाँ पर चीनी सभ्यता में भी रहा है जीवन, लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें तो वहाँ के मुकाबले यहाँ का जीवन कम अस्त व्यस्त था और जल्दी ही यहाँ के जीवन में प्रशासनिक ढांचे ने जगह ले ली थी। पीली नदी घाटी चीनी संस्कृति का केंद्र रही है। यानी जो पीली नदी घाटी रही है वहीं से चीनी संस्कृति का वो केंद्र रही है। चीन में लंबे समय तक हान राजवंश रहा है। स्टार्टिंग में लंबे समय तक हान राजवंश चीन के अंदर रहा, जिसने एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा जो है चीन को प्रदान किया था। यानी बेसिकली एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा हान राजवंश के द्वारा जो है स्थापित किया गया था लंबे समय तक चीन में। इस चरण में चीनी ग्रामीण समाज को एक आकार देने में मदद की थी हान राजवंश ने चीनी जो ग्रामीण समाज था उसको एक आकार दिया था। किसान अधिक से अधिक भूमि से इस समय जुड़ते गए थे। यानी यूं कह सकते हो कि खेती के रूप में, कृषि के रूप में किसानों की प्रगति जो है इस समय देखने को मिलती है। वेई और पीली नदी घाटी सहित अधिकांश उत्तरी चीन की बात हो रही है, हून, तुर्की से और संबंधित सामाजिक समूहों के खाना बदोश राजवंशों का शासन था। यानी जो उत्तरी चीन था वहाँ पर हून और तुर्की से संबंधित कुछ खाना बदोश राजवंश थे जिनका शासन वहाँ पर था। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें तांग वंश की। तो तांग वंश जो था वो चीन में 618 ईस्वी से 907 ईस्वी के दौरान देखने को मिलता है। तांग राजवंश 618 ईस्वी से 907 ईस्वी तक चीनी संस्कृति को तांग राजवंश ने आगे बढ़ाया। तांग राजवंश ने न केवल सत्ता और एकता को बहाल किया बल्कि सामाजिक सीमाओं का विस्तार भी किया। यानी तांग राजवंश एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा लेकर के आया था चीन के लिए, जिसने न केवल अच्छी एक सत्ता चलाई थी बल्कि चीन में जो खाना बदोश जनजातियां थी उनको एकता के सूत्र में बांधा था और सामाजिक सीमाओं को
उसने आगे बढ़ाया था। किसने? तांग राजवंश ने। तांग राजवंश ने चीन के सांस्कृतिक विकास को उच्च शिखर तक ले जाने की भूमिका को तैयार किया। तांग राजवंश की एक समृद्ध सेना थी जिसने क्षेत्र की दृष्टि से अपने साम्राज्य का फैलाव किया था। इस राजवंश के अधीन चीनी अधिकार में मध्य एशिया के बड़े हिस्से, कैस्पियन सागर, अफगानिस्तान और भारत की सीमाओं को भी मान्यता प्राप्त थी। यानी तांग राजवंश के अंदर यदि हम बात करें इसके क्षेत्र की, तो एक अच्छा क्षेत्रवाद जो है देखने को इसके अंदर मिलता है। यानी क्षेत्र के एरिया के हिसाब से जो है इन्होंने अपने आप को काफ़ी फैलाव जो है दिया था तांग राजवंश ने। मंगोल, तुर्क और हूण जैसी समकालीन शक्तियां ने भी तांग वंश को अपना सहयोगी माना था। जो इस समय उत्तरी, अभी मैंने बताया ना, तुर्क और हूण ये कहाँ थी? उत्तरी चीन में। और मंगोल भी उस समय एक शक्ति थी उभरती हुई जो मध्य एशिया में थी। तो ये उभरती हुई, या क्यों कह सकते हो कि समकालीन ये शक्तियां थी जिन्होंने तांग वंश के साथ जो है तालमेल बिठा करके काम किया था। तो इसका सहयोग किया था इन सभी शक्तियों ने मिलकर। 7वीं शताब्दी में तांग शासकों ने तिब्बत पर अपना प्रभाव बढ़ाया। 7वीं शताब्दी के बाद जो था, 7वीं शताब्दी में लगभग तांग शासकों ने तिब्बत पे अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। तिब्बत पे कह सकते हो कि अपना शासक वर्ग जो है वो स्थापित कर दिया था। 798 ईस्वी में तांग दरबार ने बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के साथ गठबंधन की एक संधि की, जिससे क्या हुआ? तांग दरबार में इस्लामी दुनिया भी सक्रिय हो गई थी। यानी जो एक खलीफा थे कहाँ के? बगदाद के, हारून अल रशीद, इनके साथ इन्होंने संधि की तांग दरबार ने। और इस्लामी संस्कृति का मेल जोल जो है इस समय बढ़ना स्टार्ट हो गया था चीनी संस्कृति के साथ। 9वीं शताब्दी के अंत तक चीन में राजनीतिक अव्यवस्था ने फिर से प्रवेश कर लिया था। यानी तांग वंश की समाप्ति आते आते ना, जो 9वीं शताब्दी थी उसके अंत तक चीन में एक राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई थी। जनजातियां जो है वो आपस में लड़ने झगड़ने लग गई थी। तो उससे क्या था कि आपस की जो व्यवस्था थी वो खराब हो गई थी। अव्यवस्था ने फिर प्रवेश किया। उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं जो है वो समाप्त हो गई। चीन की जो उत्तर और पश्चिमी में जो चीन का जो क्षेत्रवाद फैला था वो उस समय समाप्त हो गया अव्यवस्था फैलने के बाद। और आंतरिक विद्रोह जो है उस समय चीन के अंदर स्टार्ट हो गए। आंतरिक विद्रोह कैसे हुए? जो जनजातियां रहती थी उनका आपस में जो है झगड़ा स्टार्ट हो गया, जिससे क्या हुआ? आंतरिक विद्रोह स्टार्ट हो गए। भ्रष्टाचार बढ़ा और प्रशासनिक तंत्र में गिरावट आई। जब भी किसी वंश के अंदर प्रशासनिक तंत्र में गिरावट आती है तो इससे पता चलता है कि उस वंश का जो है वो वंश जो है अपनी समाप्ति की ओर है। तो राजनीतिक अव्यवस्था के साथ साथ ये सब कुछ बढ़ा, जिससे क्या हुआ? तांग वंश जो है अपने पतन की ओर बढ़ चला। इसके बाद देखिए आता है सोंग राजवंश। सोंग राजवंश क्या था? सोंग राजवंश जिसका शासनकाल 960 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक चला। यानी इस दौरान हम देखते हैं चीन के अंदर सोंग राजवंश। ये जो राजवंश था ये 5 राजवंश और 10 राजशाहियों के दौर के बाद शुरू हुआ था। और इसकी समाप्ति किसने की थी? इसकी समाप्ति की थी युआन राजवंश ने। ये युआन राजवंश कहाँ से आया था? तो ये युआन राजवंश स्थापित किया गया था मंगोलों के द्वारा। जब मंगोलों ने सोंग राजवंश को समाप्त किया था तो इन्होंने अपना राजवंश स्थापित किया था जो था युआन राजवंश। तो युआन राजवंश के उभरने के बाद जो है सोंग राजवंश समाप्त हो जाता है। तो सोंग राजवंश कब तक रहा है? 960 से 1279 ईस्वी तक। सोंग राजवंश के काल में बहुत प्रशासनिक, सैन्य और वैज्ञानिक प्रगति हुई। यूं कहा जाता है कि चीन के अंतर्गत जो प्रशासनिक और जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है वो सोंग राजवंश के दौरान ही हुई। यानी सोंग राजवंश के दौरान चीन ने तरक्की की थी। यह दुनिया की पहली सरकार थी जिसने कागज के नोट छापे थे। सोंग राजवंश दुनिया की पहली सरकार थी जिसने कागज के नोट छापे। प्रथम चीनी सरकार थी जिसने चीन की एक टिकाऊ नौसेना जो है तैयार की थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस जो सोंग राजवंश है, सोंग राजवंश ने चीन को एक अच्छी स्थिति में जो है पहुंचाया था। तो एक नौसेना स्थापित की गई थी, कागज के नोट चलाए गए थे, किसके द्वारा? सोंग राजवंश के द्वारा। इस राजवंश में के सत्ता काल में सबसे पहले जो है बारूद का इस्तेमाल भी इसी राजवंश के दौरान देखने को मिलता है चीन में। यानी सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल भी सोंग राजवंश के दौरान हुआ।
और चुंबक के जरिए दिशा बताई जाने वाली जो यंत्र था उसका निर्माण भी कह सकते हो या उसका इनोवेशन भी कह सकते हो, इसी दौरान देखने को मिलता है। चुंबक आपको पता ही है, नॉर्थ साउथ पोल जो बताती है ना, इस प्रकार से जो होता है। तो इस प्रकार से जो यंत्र था इसका निर्माण भी जो है इस समय के द्वारा इस राजवंश के दौरान देखने को मिलता है, जो दिशा बताने में महत्वपूर्ण योगदान देता था उस समय में। सोंग राजकाल को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो उत्तरी सोंग राजकाल और एक दक्षिणी सोंग राजकाल। जो उत्तरी सोंग राजकाल था वो 960 से 1127 के दौर में चला, यानी इस दौर में उत्तरी सोंग राजकाल चला। इस दौरान चीन के अंदरूनी भाग पर इस राजवंश का नियंत्रण था, यानी चीन पर पूरे तरीके से जो है सोंग राजवंश का उस समय नियंत्रण था। और इनकी राजधानी कहाँ थी? बियानजिंग। बियानजिंग शहर जो था वो इनकी राजधानी थी, किसकी? उत्तरी सोंग राजवंश जो था उस समय। जो आधुनिक युग में अगर हम आज की बात करें तो काइफेंग, काइफेंग एक जगह है चीन में, ये उस समय क्या थी? बियानजिंग। बियानजिंग राजधानी थी किसकी? उत्तरी सोंग राजकाल की। इसके काल के बाद उत्तरी चीन का नियंत्रण जो है सोंग राजवंश से छिनकर जुरेचन लोगों के, जिसे जिन राजवंश कहा जाता है, उनके अधीन चला जाता है। तो जिन राजवंश ने जो है, जो ये उत्तर में था, उत्तरी चीन पर जो नियंत्रण था, उत्तरी चीन पर जिन राजवंश का नियंत्रण हो जाता है। जिन राजवंश कब तक चला? 1115 से लेकर 1234 तक। सोंग दरबार यांगत्से नदी से दक्षिण में चला गया। जब ये सोंग दरबार वहां से शिफ्ट हुआ ना, जब इस पर जिन राजवंश का कब्जा हो गया, तो ये यांगत्से नदी के पास था। यांगत्से नदी से ये शिफ्ट होकर दक्षिण में चला जाता है, वहां लिनान में अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, जो आज के समय में, आधुनिक समय में होंग जाऊ के नाम से है। ठीक है, जो आज के समय में किसके नाम से? होंग जाऊ के नाम से, लेकिन उस समय था लिनॉन के नाम से। ठीक है, यहाँ पर अपनी राजधानी बना लेता है। और फिर इसके बाद का जो काल होता है वो कहलाता है क्या? 1127 से लेकर 1289 तक का जो का 1279 उनासी तक का, जो 79 तक का जो काल होता है वो कहलाता है दक्षिणी सांग काल, उसको कहते हैं दक्षिणी सांग काल। तो दो फेजेस मैंने आपको बता दिए सोंग वंश के, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी कहाँ पर था वो मैंने आपको बता दिया। दक्षिणी कैसे हुआ? जब जिन राजवंश ने जो है उत्तरी चीन में अपना नियंत्रण कर लिया था, जुरेचिन के लोग थे। इसके बाद जो है जो सोंग दरबार था वो यांगत्से नदी से शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पर? दक्षिण में चला जाता है, जहाँ पर लिनान लिनान को अपनी राजधानी बनाता है। तो फिर जो दौर आता है 1127 से 1279 तक का जो समय आता है, इस काल को कहा जाता है दक्षिणी सोंग काल। इसके बाद उत्तरी चीन को हराने के बावजूद सोंग साम्राज्य जो है चलता रहता है, यानी कि उत्तरी चीन को जीतने के बाद भी जो जिन राजवंश होता है ना, ये दक्षिण तक नहीं फैल पाता। उसके बाद तक भी क्या होता है कि जो सोंग राजवंश था, सोंग साम्राज्य जो था वो चलता रहता है। चीन की अधिकतर कृषि भूमि पर उन्हीं का नियंत्रण जो है उस समय तक होता है, किसका? सोंग साम्राज्य का। इसके बाद बात करते हैं मंगोलों की। देखिए मंगोल क्या था? मंगोल एक खानाबदोश जनजाति थी। ठीक है, मंगोल एक खानाबदोश जनजाति थी। और मंगोलों द्वारा जो किए गए आक्रमण थे, उन्होंने सांग वंश को जो है पतन की ओर ला दिया था। इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो मंगोल थे ना वो इससे पहले सोंग वंश के साथ मिलकर ही काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सोंग वंश कमजोर होता चला गया तो मंगोलों ने क्या करा? सोंग वंश पर ही आक्रमण कर दिया। ठीक है, और कई आक्रमणों के बाद मंगोलों ने जो है पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया था चीन पर। और ये मंगोल कौन थी? मंगोल थे भारी शक्ति, ये मध्य एशिया में रहने वाली जनजाति थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि चीन के ऊपर किसी भारी शक्ति का जो है वर्चस्व आ गया था। संपूर्ण चीन ने अपने इतिहास में पहली बार विदेशी कब्जे का अनुभव किया था, जब मंगोलों के द्वारा आधिपत्य कर लिया गया था चीन पर। सफल सैन्य अभियानों की श्रृंखला के कारण मंगोल एशियाटिक साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी काफी सारे सफल सैन्य अभियान चलाए जाते हैं मंगोलों के द्वारा, ये यूं कह लो कि आक्रमण किए जाते हैं चीन पर, जिसके बाद क्या होता है? मंगोल शासन जो है वो स्थापित हो जाता है, किस पर? चीन पर। और मंगोल का शासन ही था ये युआन शासन जो था, युआन वंश जो था ये मंगोलों का ही शासन था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चंगेज खान के नाम से एक मंगोल विजेता ने उत्तरी चीन में कई राज्यों को उखाड़ फेंका था। जो ये मंगोल थे ये चंगेज खान के टाइम पे ही एक्टिव हुए थे बहुत ज्यादा, यानी चंगेज खान का नाम आप सबसे ज्यादा सुनोगे मंगोलों के अंदर। चंगेज खां के बाद इनके जो पोते थे
इन्होंने पूरी तरीके से चीन पर जो है वो कब्जा कर लिया था, जिनका नाम था कुबलई खान। तो कई राज्यों को उत्तरी चीन में उखाड़ फेंका चंगेज खान ने। फिर पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया चंगेज खान ने, ठीक है। और बड़े हिस्से को अधीन करते हुए उसने पश्चिम की ओर एक युद्ध का अभियान चलाया था, यानी लगातार इसने क्षेत्रवाद जो है बढ़ाया और अपने क्षेत्र को फैलाया, ठीक है। उसने फारस के मेसोपोटामिया को पराजित किया, ठीक है। कैस्पियन सागर के उत्तर और पश्चिम में रूस के कुछ हिस्सों को भी नियंत्रित कर लिया था, किसने? चंगेज खान ने, जिसको मंगोलों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन मंगोलों ने लगभग कैस्पियन सागर, फारस, मेसोपोटामिया और रूस के कुछ हिस्सों तक जो है नियंत्रित कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था युद्ध कर करके। 1279 में चंगेज खान के पोते कुबलई खान के द्वारा चीन पर पूरी तरीके से नियंत्रण हासिल जो है कर लिया जाता है। यानी कि 1279 के पास पूरी तरीके से चीन के ऊपर जो है किसका कब्जा हो जाता है? मंगोलों का कब्जा हो जाता है। उस समय कौन थे? उस समय थे कुबलई खान। ये कौन थे? चंगेज खान के पोते। इसे चीन पर मंगोलों की राजनीतिक नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता है। मंगोलों यानी युआन राजवंश, युआन राजवंश के नाम से ही मंगोलों के द्वारा राजनीतिक नियंत्रण देखा जा सकता है। मंगोलों को चीन पर उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता है, क्योंकि मंगोलों ने बेइंतहा जो है दुनिया भर के आक्रमण चीन के ऊपर करे थे। एक बड़ी आबादी, बड़े पैमाने पर चीनी लोगों को इन्होंने मौत के घाट घाट उतार दिया था। तो यूं कह सकते हो कि मंगोलों को चीन पर उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। दक्षिणी चीन पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप स्थानीय आबादी की बड़े पैमाने पर जो है मंगोलों के द्वारा हत्या की थी। इसलिए ये क्रूरता जो शब्द है, इसका प्रयोग जो है मंगोलों के लिए किया जाता है। मंगोलों ने चीन की प्रशासनिक व्यवस्था को ही बदल दिया था। यानी चीन का जो प्रशासनिक ढांचा सांग वंश के द्वारा और उससे पहले तांग वंश के द्वारा जो है बनाया गया था, एक प्रशासनिक व्यवस्था जो बनाई गई थी, मंगोलों ने क्या किया? उसको पूरी तरीके से बदल दिया। इन्होंने क्या किया? जो बड़े चीन के अंदर पद हुआ करते थे उस पर गैर चीनियों की नियुक्ति की, यानी मंगोलों की नियुक्ति इन्होंने की। जिससे क्या हुआ? जो जनता थी उसको अपने तरीके से इन्होंने हैंडल किया, अपने वर्चस्व में जनता को ले लिया था। तो जितने भी बड़े पद हुआ करते थे उस पर गैर चीनियों को इनके द्वारा नियुक्त किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दिया गया, सिविल सेवा परीक्षा को निलंबित कर दिया गया मंगोलों के द्वारा, ठीक है। और सांस्कृतिक रूप से मंगोलों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। जिससे क्या हुआ? देखिए, किसानों को महलों और सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, परिवहन प्रणाली आदि के निर्माण के लिए काम करने वाले मजदूरों के रूप में जो है प्रयोग किया गया था। इससे क्या हुआ था कि किसानों ने जो है किसानों को खेती करने से लगा लो रोका गया, और किसानों का जो मेन काम था उससे हटा करके उन्हें एक तरीके से मजदूरों की तरह प्रयोग किया गया मंगोलों के द्वारा। इसके बाद आता है मिंग राजवंश। मिंग राजवंश 14वीं शताब्दी में चीन में मंगोल शक्ति का पतन हो गया। मंगोल शक्ति के पतन के बाद मिंग राजवंश देखने को मिलता है 14वीं शताब्दी में। चीन की राजधानी पर 1368 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया और मिंग राजवंश की जो है स्थापना होती है। तो 1368 में मिंग राजवंश की स्थापना होती है, जब उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया जाता है। इस वंश का जो प्रथम शासक था वो अत्यंत निम्न पृष्ठभूमि से था। यानी निम्न पृष्ठभूमि से आप समझ सकते हो कि वो निम्न कैटेगरी का था, ठीक है। तो निम्न पृष्ठभूमि से संबंधित था। मिंग राजवंश का जो अर्थ था वो था शानदार, ठीक है। शानदार था इसका अर्थ। मिंग राजवंश का मतलब था शानदार। और पहले सम्राट को स्वर्ग द्वारा चुने गए राजा के रूप में स्वीकार किया गया था जनता के द्वारा। यानी जो पहला सम्राट इसका था मिंग राजवंश का, उसको कहा गया था भाई ये सीधा सीधा इसको स्वर्ग द्वारा जो है चुना गया है हमारा सम्राट। इस राजवंश ने 1368 से 1664 तक शासन किया और पारंपरिक शासन प्रशासन संस्थाओं के साथ जो है ये शासन जारी रहा था। यानी 1368 से लेकर 1644 तक ये शासन जारी रहा पारंपरिक प्रशासन प्रणाली के साथ। मिंग राजवंश ने जो तौर तरीके अपनाए थे, जो पैटर्न अपनाया था, वो अपनाया था सोंग और तांग वंश का। यानी इन्होंने उसी प्रकार से सत्ता को चलाया जिस प्रकार से सोंग और तांग वंश के द्वारा जो है चलाया गया था। यानी कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को लागू किया, एक बेहतरीन प्रशासनिक ढांचा बनाया, एक बेहतरीन सेना को एकत्रित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जिसका केंद्र कौन था? केंद्र रहता था हमेशा दरबार राजवंश, ठीक है। केंद्र उसका वो रहता था जिसके नीचे ये सिविल सेवा परीक्षाएं, प्रशासनिक ढांचा, सेना, ये सभी कार्य करती थी।
तो जो तौर तरीका, जो पैटर्न था मिंग राजवंश का, वो सोंग और तांग वंश जैसा ही था। सीमाओं के बलपूर्वक विस्तार पर इन्होंने अधिक जोर दिया, यानी इन्होंने अपनी सीमाओं को अन्य देशों तक जो है लेकर गए। क्षेत्रवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। अन्य क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जे किए, आक्रमण किए, युद्ध युद्ध लड़े। तो यूं कह सकते हो कि जो सीमाएं थी उनको इन्होंने बलपूर्वक तरीके से विस्तार किया उसका। मिंग जो था वो चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, इंडो चाइना, बर्मा, तिब्बत के आसपास के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र सहित एक विशाल साम्राज्य था। एक विशाल साम्राज्य देखने को मिलता है मिंग राजवंश का। इसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर में कन्फ्यूसीवाद की। अब ये कन्फ्यूसीवाद क्या था? तो देखिए, कन्फ्यूसीवाद ना उसी तरीके से था जिस तरीके से भारत में भगवान महावीर थे, ठीक है, बुद्ध धर्म के संबंध में। इसी प्रकार से था कन्फ्यूसीवाद। हो क्या रहा था, जब चीन के अंदर झोउ राजवंश चल रहा था, तो झोउ राजवंश के अंदर बहुत सारे आपसी चीन के अंदर राज्य कायम हो गए थे। और वो आपस में क्या करते थे, सदैव लड़ते रहते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो लड़ने से क्या होता था, ऐसे में जो चीन की जनता थी वो परेशान थी, चीन के जो लोकल नागरिक थे वो परेशान थे। वो चाहते थे कि नैतिकता जरूर स्थापित हो चीन के अंदर। तो उसी समय जो है कि कन्फ्यूशियस दर्शन, ठीक है, देश की शुरुआत देखने को मिलती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व चीन में। ये 5वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई थी, जिस समय भारत में भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में नए विचार रख रहे थे। चीन में भी एक विचारक का जन्म हुआ था। यानी जिस प्रकार भारत में भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में जो विचार आ रहे थे, जिस समय ये प्रगति पकड़े हुए थे, ठीक है, भारत के अंदर, उसी समय नैतिकता के कह सकते हो कि एक धर्मार्थ व्यक्ति, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, ठीक है, इस प्रकार के विचारक का चीन में जन्म हुआ था, जिसका नाम था कन्फ्यूशियस, ठीक है, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस इसका नाम था, इसलिए इसको कन्फ्यूसीवाद के नाम से भी जाना जाता है। कन्फ्यूशियस जो था, उस समय झोउ राजवंश का समय चल रहा था, बसंत और शरदकाल चल रहा था, ठीक है, के समय झोउ राजवंश की शक्ति जो है शिथिल पड़ने के कारण, झोउ राजवंश क्या था, शिथिल पड़ गया था। और एक तरीके से गृह युद्ध आपस में छिड़ा हुआ था। चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए जो सदा आपस में क्या लड़ते रहते थे, जिसे झगड़ते राज्यों का काल भी कहा गया। यानी उस समय चीन में जो आपसी झगड़े थे वो अत्यधिक देखने को मिलते थे, जिससे क्या था, चीन को झगड़ते राज्यों का काल भी उस समय माना जाता है। चीन की प्रजा जो है उस समय बहुत कष्ट झेल रही थी। तो ऐसे समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने हेतु दार्शनिक कन्फ्यूशियस, ठीक है, कन्फ्यूशियस का अभिवार होता है। यानी कन्फ्यूशियस का जन्म जो है ऐसे समय पर होता है, चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए। बेसिकली जो इन्होंने काम किया था वो चीन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, ठीक है, धर्म का पाठ पढ़ाया था, सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। तो जिस प्रकार से भगवान महावीर का काल था, उसी प्रकार से कन्फ्यूशियस का काल जो है वो देखने को मिलता है चीन में। फिलोसोफर के रूप में आप इसको कह सकते हो। कन्फ्यूशियस के दार्शनिक कन्फ्यूशस के जो दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूसीवाद जो है कहा जाता है। जो इनके पहलू थे, दार्शनिक पहलू, सामाजिक पहलू और राजनीतिक विचार जो थे, ठीक है, जो इनके सिद्धांत थे, उनको कहा जाता है कन्फ्यूसीवाद, या चीन की भाषा में कहते हैं इसे कुंगफुत्सीवाद। कुंगफुत्सीवाद इसको चीन की भाषा में कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसको नाम दिया गया था। यानी जो इनके जैसे बुद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, तो उनको नाम दिया गया भाई बुद्ध धर्म के धम्म है, ठीक है। तो जैन धर्म की शिक्षाएं, इसी प्रकार से जो कन्फ्यूशस थे, इनके दार्शनिक सामाजिक पहलू थे, कुछ इनकी कुछ ऐसी बातें थी, ठीक है, इनके कुछ राजनीतिक विचार थे, उनको कहा गया था कन्फ्यूसीवाद, ठीक है, कन्फ्यूसीवाद। इसको चीन की भाषा में कहते थे क्या, कुंगफुत्सीवाद। कन्फ्यूशस के मतानुसार इन्होंने कहा कि जो भलाई है वो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यानी मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को का जो स्वाभाविक गुण है वो क्या है, भलाई करना, ठीक है। मनुष्य को यह स्वाभाविक गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है। इन्होंने कहा जो भलाई करने का गुण है मनुष्य को, वो ईश्वर से प्राप्त हुआ है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा भलाई के मार्ग पर चलना चाहिए। इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का आदर करना है।
और उसके अनुसार कार्य ना करना ईश्वर की अवज्ञा करना है। एक तरीके से इन्होंने जो नैतिकता का पाठ चीन की जनसंख्या को, जिनकी जनता को पढ़ाया था, वही कन्फ्यूसीवाद जो है, कन्फ्यूसीवाद ने जो है अपना रोल इस समय निभाया था। तो इनका काम का क्या था भाई, भलाई के मार्ग पर यदि आप चलते हो, अपना जो आप कार्य करते हो, तो वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार माना जाता है। यदि आप भलाई के अनुसार अपना काम नहीं करते, अच्छी नीतियों को नहीं अपनाते, तो आप एक तरीके से ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो बेसिकली जो इसका सिद्धांत था कन्फ्यूसीवाद का, वो यही था। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।